स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा बहुत कम टाइम में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उन्होंने कहा यूनिवर्स में कोई भी दो मास अगर मैं r सेपरेशन दूर रख दूं तो ये दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लिख सकते हैं Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहां पर कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m1m2 ये दोनों पॉइंट मासेस हैं और r इनके बीच का सेपरेशन है। इस फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव। यह फोर्स हमेशा कहां काम करता है, लाइन ज्वाइनिंग पर। m1 को जितना m2 खींचेगा m2 को m1 भी उतना ही खींचेगा, यानी यह न्यूटन का थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में कैसा है, कंजर्वेटिव। लाइन ज्वाइनिंग पर ही काम करता है, इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो कि आप लिखते हो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बीच वाले मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि G अपना है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। ओके। अच्छा, अगर हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें कि हमारे पास एक m1 मास की रॉड है और एक पॉइंट मास है m2, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? आप बोलेंगे हाँ। चलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखेंगे, Gm1m2 डिवाइड बाई बीच का सेपरेशन। बोलो कितना लोगे सेपरेशन, L 2L, कितना लोगे सेपरेशन बताइए जरा। सर सेपरेशन ले लेंगे, इस रॉड का ले लेंगे सेंटर और यहां तक की डिस्टेंस है L और यहां सेंटर ले लिया हमने तो ये डिस्टेंस हो गई L/2। तो हमारे हिसाब से टोटल डिस्टेंस हम ले लेंगे 3L/2 और फार्मूले में रख के आंसर निकाल देंगे। F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर वाले फार्मूले में r की वैल्यू रखकर आंसर दे देंगे। बेटा अगर ऐसा आपने कर दिया तो आपने कर दिया गलत। क्या ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ये पॉइंट मासेस के लिए पढ़ा है। यहां डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, एक्सटेंडेड मास है। बच्चा कहता सर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो हम इसको सेंटर पे मान नहीं सकते क्या? अरे मान सकते हो भाई सेंटर पे, लेकिन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक चीज नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पॉइंट जहां पर सारा फोर्स काम करता है। अच्छा सोचकर आप देखो, आधा मास तो इस मास के बहुत पास है और आधा मास इससे दूर है, तो सारा का सारा मास आप सेंटर पे कैसे मान सकते हो? तो यह गलती मत कर देना आप इस फार्मूले को लगाते हुए, ठीक है? याद रहेगा ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, जब दोनों मासेस कैसे हों, पॉइंट मासेस हो। अच्छा, अगर हमारे सामने दो स्फीयर्स हों m1 m2 और इनके बीच का सेपरेशन हो L और मुझे इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना हो, तो मैं ये फार्मूला लगा देता हूं Gm1m2 डिवाइड बाई L स्क्वायर। अरे सर अभी आपने मना किया कि बॉडी एक्सटेंडेड हो, स्फीयर्स हो, कुछ और रॉड और कुछ भी हो तो मत लगाना, ये फार्मूला हमेशा पॉइंट मास के लिए। अब आप लगा रहे हो। अरे भाई ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। अरे सर कैसा करते हो आप, बार बार कभी कहते हो लगा सकते हैं, कभी कहते हो नहीं लगा सकते। ध्यान दो, ये हम तभी लगा सकते हैं जब ये स्फीयर्स का जो रेडियस हो वो बहुत छोटा हो L के कंपैरिजन में। देखो सोचकर देखो, अगर इनका रेडियस बहुत छोटा होगा, स्मॉल r जो है वो L से बहुत छोटा है। स्मॉल r क्या है यहां पर, इनके रेडियस। अगर इनका रेडियस बहुत छोटा ले लो तो आप इनको पॉइंट मास की तरह एज्यूम कर सकते हो। यानी अगर बॉडी का साइज बहुत छोटा हो, किसके कंपैरिजन में, उनके सेपरेशन के कंपैरिजन में, तो आप फार्मूला यूज कर लो। तो फार्मूला यूज करने में कोई बुराई नहीं है, Gm1m2 डिवाइड बाई बीच का सेपरेशन L स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है इस बात का ध्यान रखना है। यहां क्यों नहीं यूज करा बताओ जरा। अरे भाई देख, ये L दिया और ये भी L दिया। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपैरिजन में ये बहुत लेंथ बहुत बड़ी ले ली मैंने और ये लेंथ बहुत छोटी ले ली, नहीं ना। तो आप इस फार्मूले को तभी यूज करें, जैसे मैंने स्फीयर के केस में क्यों यूज कर लिया है फार्मूला, क्योंकि स्फीयर का साइज, स्फीयर का जो रेडियस था वो सेपरेशन से बहुत छोटा था।
नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, अगर हमारे पास एक चार्ज हो और चार्ज के आसपास आप अगर एक चार्ज और रख दो तो ये चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा। ऐसे ही आपके पास एक मैग्नेट हो, मैग्नेट के पास आप एक मैग्नेट रख दो तो ये क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा। तो चार्ज के आसपास एक इन्फ्लुएंस है, जिसमें आप कोई दूसरा चार्ज लाते हो तो उसको क्या करता है, धक्का मारता है। तो चार्ज के आसपास के इन्फ्लुएंस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के आसपास के इन्फ्लुएंस एरिया को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही अगर आप किसी बड़े मास जैसे कि अर्थ या कोई भी मास हो, जरूरी नहीं बड़ा ही मास हो, कोई भी मास हो, उसके पास अगर आप कोई दूसरा मास लेकर आओगे तो ये मास उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम कहेंगे इस मास के आसपास का जो भी एरिया है उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी इन्फ्लुएंस एरिया अराउंड अ मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज के आसपास का इन्फ्लुएंस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट के आसपास का इन्फ्लुएंस एरिया मैग्नेटिक फील्ड। आइए अब हम इस फील्ड की इंटेंसिटी को देखते हैं कि फील्ड कितना इंटेंस होगा, उसको कैसे मेजर किया जाता है। देखो, अगर मैं यहां पर एक टेस्ट मास रख दूं तो ये प्लेनेट क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस पर फोर्स जितना ज्यादा लगेगा इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो देखो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया गया, फोर्स पर मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। यहां मैं इसको IG से दिखा दे रहा हूं, अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से नोटेशन देती हैं, तो मैंने यहां IG से शो कर दिया। वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरफ इस टेस्ट मास पर फोर्स लगेगा उसी तरफ इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। ओके, देखो अगर तुम्हें पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस दूर A पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू पता करनी है तो कैसे पता करेंगे। यहां पर एक काम करो, टेस्ट मास रख दो। अब बताओ ये टेस्ट मास को क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइए जरा इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा फोर्स हम सब लिखना जानते हैं, कितना है Gm m0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और m0 ऑलरेडी नीचे हम लिखते हैं इंटेंसिटी लिखने के लिए, m0 खत्म हो गया, यानी यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी Gm बाई आर स्क्वायर। तो किसी एक पॉइंट मास की वजह से अगर आपको इंटेंसिटी लिखनी हो तो उसका फार्मूला होता है Gm बाई आर स्क्वायर। कई बुक्स में इसके आगे माइनस लगा देते हैं, माइनस इसलिए लगाते हैं वो ये शो करते हैं कि ये हमेशा अट्रैक्टिव है। तो माइनस आपका ये शो कर रहा है कि इंटेंसिटी कैसी है, अट्रैक्टिव है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस मास को। अदरवाइज इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी है Gm बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, याद रहेगा। ओके, अच्छा एक बात पर ध्यान दो, ये जो इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जिसको मैं I और नीचे सफिक्स में G लगाकर लिख रहा हूं, ये है फोर्स पर मास। सर फोर्स पर मास तो एक क्वांटिटी और थी, F इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो ma, और A इज इक्वल टू क्या हो गया F बाई एम। यानी सर फोर्स पर मास तो एक्सेलरेशन होता है। हाँ सर, ये जो इंटेंसिटी है इसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और अगर ये अर्थ की वजह से है तो इसी इंटेंसिटी को, यानी यही जो मैं बार बार IG लिख रहा हूं, इसी को मैं स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, जिसको आप एक्सेलरेशन ग्रेविटी भी बोलते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। अर्थ का अगर टर्म यूज हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हम IG की जगह क्या लिख दिया करेंगे, g की वैल्यू। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, उधर ही इंटेंसिटी है। ठीक है, तो आगे चलकर इस इंटेंसिटी की जगह हम किसकी वैल्यू लिखा करेंगे, G की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, G ड्यू टू रॉड, यानी आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जिसको मैं G बोल रहा हूं यहां पर, वो कैलकुलेट करना है रॉड की वजह से। हमारे पास m मास की एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, और अगर आपको एक्सिस पर ये इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी यहां एक पॉइंट ले लिया मैंने A, और ये पॉइंट यहां से a डिस्टेंस, स्मॉल a डिस्टेंस दूर है, और आपको यहां पर क्या बताना है, इंटेंसिटी यानी G की वैल्यू बतानी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताओगे, एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो ध्यान रखना है G की वैल्यू होगी, ध्यान रखें Gm डिवाइड बाई, देखिए जरा क्या लिखना पड़ेगा, L और अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस L। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी लिखने का। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट में समझिए, मान लीजिए हमसे एक्सिस पर नहीं बाइसेक्टर लाइन पर अगर हमसे पूछा जाए ए पॉइंट जो कि यहां से आर डिस्टेंस दूर है, इस पर अगर हमसे आप जी की वैल्यू पूछें तो उसका फार्मूला हम ध्यान रखेंगे क्या होगा, 2gm/r √L² प्लस 4r²। ठीक है, ये हो गई जी की वैल्यू सर। अच्छा, अगर डायरेक्शन पूछूं यहां पर तो बताओ जरा, यहां पर टेस्ट मास अगर रख दिया जाए तो टेस्ट मास को रॉड क्या करेगी, अट्रैक्ट ही तो करेगी। यहां पर भी टेस्ट मास को क्या करेगी, अट्रैक्ट ही तो करेगी। तो जहां पर भी अगर मैं आपसे जी की डायरेक्शन पूछूं, कुछ मत करो, वहां पर आप एक टेस्ट मास रख दो और देख लो क्या होगा टेस्ट मास के साथ। ठीक है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। वैल्यू अगर निकालनी है तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने होंगे। आगे हम लोग देखेंगे स्मॉल जी की वैल्यू ड्यू टू सर्कुलर आर्क। देखिए, अगर हमारे पास m मास की r रेडियस की एक आर्क है, ठीक है, एक मोटी रॉड ली, उसको आर्क के शेप में बना लिया, और उसकी वजह से मुझे सेंटर पर इंटेंसिटी पता करनी है, जी की वैल्यू पता करनी है, और ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, फाई। तो अगर आपको सेंटर पर इंटेंसिटी पता करनी है तो सबसे पहले ये देख लीजिए, सेंटर पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस एंगल के बाइसेक्टर पर होगी। बीचों बीच में ऐसे अगर आप यहां टेस्ट मास रख दोगे तो बीचों बीच में ऐसे उसको अट्रैक्शन लगेगा, और वहां जो अट्रैक्शन लगेगा उस पर जो जी की वैल्यू होगी, इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी, वो आप इस फार्मूले से याद रखिए। क्या फार्मूला है, 2gm/r² sin φ/2 डिवाइड बाई फाई। फाई क्या है, ये एंगल सर। ध्यान रहे, फाई को आप रेडियन यानी पाई के टर्म में लिखें। जैसे एग्जांपल के तौर पे आगे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में एक क्वार्टर आर्क दे दी जाए, यानी 1/4 ऑफ रिंग दे दिया जाए, और सेंटर पर आपसे इंटेंसिटी की वैल्यू यानी जी की वैल्यू पूछ ली जाए, तो देखो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अरे भाई, अगर क्वार्टर आर्क है तो देखिए यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री तो बन रहा है। तो फाई की जगह 90 डिग्री के लिए आप क्या रख दीजिए, π/2। और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल इसका बाइसेक्टर होगा। तो ये देखो हमने एरो बना रखा है, इस तरफ होगा फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो अगर क्वार्टर आर्क दिया जाए तो आप इसमें फाई की वैल्यू रख के निकाल दीजिए। ऐसे ही अगर आपको सेमी सर्कुलर आर्क दिया जाए तो बताइए जरा, सेंटर पे कितना एंगल बन गया, सर एंगल बन गया आपकी बार पाई। रख दो यहां पर, क्या बनेगा, π/2, नीचे भी क्या आएगा, पाई, है ना। सॉल्व कर दो इसको, साइन π/2 की वैल्यू आप जानते हो 1, है ना। तो आप सेंटर पे, अच्छा सेंटर पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सर अट्रैक्टिव, बिल्कुल एंगल के बीचों बीच में जाएगी। तो सेंटर पर फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, यहां पर सेंटर पर फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। आप इस फार्मूले से सेंटर पर फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। डायरेक्शन के लिए मैंने बता दिया आपको कि बाइसेक्टर के हमेशा क्या करना है, मिड में लाइन खींचनी है और अट्रैक्टिव नेचर दिखाना है। अच्छा, अगर रिंग पूरा का पूरा रिंग होता, फिर मैं सेंटर पर अगर आपसे फील्ड पूछता, सेंटर पर जी की वैल्यू पूछता इस रिंग की वजह से, तो आंसर होता 0। पूरा रिंग एंगल 2π, चाहो तो रख के देख लो। तो यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे रिंग की वजह से। देखो सेंटर पर तो आपने देख लिया, लेकिन अब हम उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू देखेंगे उसके एक्सियल लाइन पर, यानी बीच से जो एक्सिस पास हो रहा है उस पर एक पॉइंट लेंगे ए, और उस ए पॉइंट पर इंटेंसिटी चेक करेंगे। ए पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, x, रिंग का मास कितना है m, और रिंग का रेडियस कितना है r। तो भाई अगर आपको एक्सिस पर चेक करना हो, एक्सिस पर फील्ड की वैल्यू लिखनी हो, जी की वैल्यू लिखनी हो, तो उसका फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, gmx डिवाइड बाई r² प्लस x² की पावर 3/2। ये होता है एक्सिस पर स्मॉल जी का वैल्यू ड्यू टू रिंग। ठीक है, याद रखिए इस फार्मूले को। अच्छा एक बात बताइए, सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी थी, 0। अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे, मान लीजिए आप इन्फिनाइट पे चले गए, तो भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब सर यहां 0 था, इन्फिनाइट दूर जाने पर भी 0 हुआ, और बीच में फील्ड है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मैक्सिमा आया होगा, कहीं ना कहीं तो फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हुई होगी, क्योंकि ये 0 से शुरू है और 0 पर खत्म है, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आया होगा। यहां फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन होगी अट्रैक्टिव। देखो यहां टेस्ट मास रख के देखो, ये कैपिटल एम मास क्या करेगा, अट्रैक्ट ही तो करेगा। इस साइड रखकर देखो तो भी अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर मैं इसके राइट साइड में देखूं तो इस तरफ डायरेक्शन है, और लेफ्ट साइड में अगर रखकर देखूं तो इस तरफ डायरेक्शन है।
आइए जरा इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखिए। जी का वेरिएशन कैसे होता है, सेंटर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जी बढ़ता जाएगा और बहुत दूर निकल जाओगे तो फिर जी की वैल्यू घटते घटते क्या हो जाएगी, 0। बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा आया। इधर भी देखिए बढ़ते जाइए, कहीं ना कहीं बीच में क्या आया, मैक्सिमा। डायरेक्शन दोनों तरफ अपोजिट होती है, इसलिए मैंने एक ऊपर बनाया और एक नीचे बनाया। तो अपने को याद रखना ये मैक्सिमा कहां आता है, तो ये मैक्सिमा आता है जब x की वैल्यू हो जाती है r/√2। इधर भी r/√2 माइनस में, तो ध्यान रखना है जब x की वैल्यू ± r/√2 होती है तब ये फील्ड इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, इसमें x की वैल्यू r/√2 रखकर देख लो कि भाई g की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी रिंग पर, वो आप बता सकते हो। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर, और इसमें हम सबसे पहले लेंगे हॉलो स्फीयर। हमारे पास एक m मास का r रेडियस का हॉलो स्फीयर है और हम क्या चेक कर रहे हैं, g की वैल्यू। तो सबसे पहले हम g की वैल्यू चेक करेंगे इस स्फीयर से बाहर, यानी कहीं ऐसे पॉइंट पर चेक करेंगे जहां r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी हो, कहीं आउटसाइड द स्फीयर आप चेक कर रहे हैं। तो भाई अगर आप आउटसाइड द स्फीयर चेक करेंगे तो g की वैल्यू जो आती है वो आएगी gm/r²। अगर आप मान लीजिए बिल्कुल सरफेस पर ही आ जाएं, यानी स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, कैपिटल R के, तो g की वैल्यू आती है gm/r²। स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देना है। लेकिन भाई अगर आप अंदर कहीं आकर चेक करो, यानी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी हो, उस केस में g की वैल्यू होती है 0। ये पॉइंट बस ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर रखो तो भी g आएगा, यहां पर रखो तो भी g आएगा, यहां कहीं पर भी g की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, लेकिन इनसाइड द हॉलो स्फीयर g की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, देखिए इसी बात को आप ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। एक एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ली है और एक एक्सिस पर हम g दिखा रहे हैं। ग्राफिकली आप इस बात को कैसे शो करेंगे कि देखिए सर, जब तक r की वैल्यू बढ़ते बढ़ते स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर नहीं हो गई तब तक तो सर g 0 ही रहा, यानी अंदर तो g 0 ही रहा, और बाहर जैसे ही हम सरफेस से आगे निकले g की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई r² के। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि सर स्मॉल r जब कैपिटल R के बराबर हो गया तब जाकर g की वैल्यू आई और फिर आगे जाकर आगे क्या हुआ, घटती रही, और इन्फिनिटी पर जाकर g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ ड्यू टू हॉलो स्फीयर। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें सारी की सारी कैलकुलेशन करनी हो बट अब की बार हमारे पास स्फीयर सॉलिड है, और सॉलिड स्फीयर की वजह से भी मुझे बाहर देखना है, फिर सरफेस पर देखना है, और फिर मुझे कहां देखना है, अंदर। तो भाई बाहर और सरफेस पर सिमिलर वैसे ही आएगा जैसे अभी पहले हॉलो स्फीयर में आया था। लेकिन भाई अगर आपको अंदर कहीं देखना है तो अब की बार अंदर 0 नहीं आएगा, क्योंकि अब अंदर मास है, पहले तो अंदर खोखला था पूरा। अब जो अंदर g की वैल्यू आएगी वो आती है gm/r³ इंटू r, और ये स्मॉल r क्या है, ध्यान देना, ये स्मॉल r है उसके सेंटर से डिस्टेंस। मान लीजिए आपको कहीं यहां चेक करना है तो ये है स्मॉल r। ठीक है, तो अब अंदर फील्ड आएगा, पहले अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, 0। अच्छा, इस पॉइंट को भी अगर मेरे को ग्राफ पर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो पहले वाले में मैंने क्या कहा था कि जब आप अंदर हो तो बिल्कुल फील्ड है ही नहीं, लेकिन अब तो अंदर फील्ड है, और कैसा फील्ड है, g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है। तो सर अगर आप अंदर फील्ड है तो अंदर वाला भी ग्राफ मेरे को बनाना पड़ेगा, कैसा, ये देखो प्रोपोर्शनल ग्राफ है, ये देखिए, बस इतना सा डिफरेंस है। यानी आप अंदर फील्ड है और r के प्रोपोर्शनल है, और बाहर तो वैसे ही वेरिएशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, घटता चला जा रहा है। ये आपका हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ। और कई बुक्स में इसको रिवर्स करके बनाते हैं, ये सारे ग्राफ फ्लिप करके बनाते हैं। वो फ्लिप कैसे करके बनाते हैं, क्योंकि वो g की वैल्यू निगेटिव दिखाते हैं। तो अगर आपको ये फ्लिप करके, यानी नीचे अगर आपको ये ग्राफ बनाना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि g का नेचर हमेशा कैसा है, अट्रैक्टिव, और माइनस साइन क्या शो कर रहा होता है, माइनस साइन शो कर रहा होता है अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग में रख सकते हो। देखो भाई, वैसे इस चैप्टर में फार्मूलों की कमी नहीं है, क्यों,
क्योंकि 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ना तुम्हारा, उससे पूरी एनालॉजी है इस चैप्टर की। जैसे वहां पर निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर निकाले हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बस ये ध्यान रखना, वहां पर यूज करते थे कांस्टेंट की जगह 1/4πε0 और यहां उसकी जगह यूज करते हो कैपिटल जी। आप उस एनालॉजी से बहुत सारे फार्मूले बना सकते हो, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो फार्मूलों की कमी नहीं है। ठीक है, हम उनमें से कुछ फार्मूले यहां पर देख रहे हैं, वरना एनालॉजी लगाओगे तो रॉड के लिए, सीट के लिए, सिलेंडर के लिए, बहुत सारे केसेस के लिए आप ये फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो अलग से बताना मुझे नहीं लगता कि बहुत वर्थ इट है। आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, आपने वो फील्ड निकाले हैं, तो आप यहां पर भी वो फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाइए जरा, ग्रेविटेशनल फील्ड इन कैविटी, वहां पर भी कैविटी था। अगर आपने 12th में वो चैप्टर पढ़ा है तो आपने वहां पर भी कैविटी के अंदर फील्ड की वैल्यू लिखी होगी। आइए जरा यहां देखिए, देखो भाई हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और हमने इसमें कैविटी बना दी, और अब मैं कैविटी के अंदर आपसे फील्ड की वैल्यू पूछ रहा हूं। तो अगर कैविटी के अंदर आपको फील्ड की वैल्यू लिखनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है G = 4π/3 G, कैपिटल G, रो इंटू R। सर ये R क्या है? R है सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, यानी इस स्फीयर का सेंटर और इस स्फीयर के सेंटर के बीच का जो गैप है उसको मैं R कह रहा हूं। यहां एक चीज ध्यान देने वाली है, सेंटर से सेंटर को अगर आप मिला दो, ये देखो सेंटर से सेंटर को मैंने मिला दिया, इसको मैं येलो कलर से ही दिखा देता हूं। ये देखिए सेंटर से सेंटर को मिला दिया मैंने, और अगर मैं यहां इसको O बोल दूं और इसको O' बोल दूं और O से O' जाने वाले वेक्टर को बोल दूं R, तो R वेक्टर कहां से कहां डायरेक्टेड है? इस तरफ। तो यहां इस पूरे कैविटी के अंदर जो फील्ड आएगा वो यूनिफॉर्म होगा और साथ साथ इस R वेक्टर के अपोजिट होगा। यूनिफॉर्म फील्ड कैसे शो करते हैं? ऐसे, ये देखो यूनिफॉर्म फील्ड होगा और इस R वेक्टर से कैसा होगा? अपोजिट होगा। इसलिए इसको यहां पर दिखाया, माइनस साइन दिखा रहा है कि G वेक्टर और R वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। ध्यान रहेगा ये कि कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म। डायरेक्शन उसकी कैसी होती है? इस R वेक्टर से अपोजिट। ठीक है, ये फार्मूला आपके सामने है। अभी तक बताए गए फार्मूलों में अगर आपको कोई एक आध फार्मूला नहीं भी याद रहता है तो काम चल जाएगा, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G ड्यू टू अर्थ एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी अर्थ की वजह से G की वैल्यू पहले हम देखेंगे सरफेस पर, फिर हम देखेंगे हाइट पर। तो भाई अगर आपको सरफेस पर G की वैल्यू चाहिए, यानी यहां पर अगर आपको G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हम यहां अर्थ का जो रेडियस है उसको हम बोल रहे हैं RE, ये देखिए अर्थ के रेडियस को बोल रहे हैं RE और अर्थ का मास है M, और हमको कहां G की वैल्यू चाहिए? इस सरफेस वाले पॉइंट पर चाहिए। तो अगर आपको सरफेस पर G की वैल्यू चाहिए तो सरफेस पर इस स्मॉल g की वैल्यू फार्मूला होता है GM डिवाइड बाई RE²। RE अर्थ का रेडियस है, M अर्थ का मास है। ठीक है, तो सरफेस पर G की वैल्यू क्या रहेगी? याद रहेगा आपको, ये रहा अपने पास सरफेस पर G की वैल्यू, ये कैपिटल G स्मॉल g में ये रिलेशन भी है। ठीक है, चलो भाई अब अगर हमसे हाइट पर पूछा जाए कि नहीं नहीं सरफेस पर नहीं, अब की बार कुछ h हाइट ऊपर जाकर आप G की वैल्यू बताओ, यहां पर आप G की वैल्यू बताओ, तो भाई अगर आपको हाइट पर G की वैल्यू पूछी जाए, हाइट पर पॉइंट लेकर G की वैल्यू पूछी जाए, तो हाइट के लिए G की जो वैल्यू होती है वो होती है G एट सरफेस डिवाइड बाई 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। H क्या है? सरफेस से कितना ऊंचे पर आप पूछ रहे हो। RE आपको पता ही है, और G एट सरफेस आपको लिखना आता है, अभी ऊपर ऊपर आपने लिखा है। तो ये फार्मूला होता है कब G लिखने का? जब आपको कहां G लिखना हो? हाइट पर। ठीक है, आगे देखो, इस फार्मूले को हम और भी कई तरीके से लिख सकते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो G एट सरफेस और उसको ऊपर ले जाकर लिख दें 1 प्लस H अपॉन RE और उसकी पावर क्या? -2। देखो अगर H बहुत छोटा है, यानी आपसे मैं ये कह दूं कि मैं बहुत ऊपर नहीं गया, 10-12 किलोमीटर ऊपर गया, अर्थ का रेडियस तो 6400 किलोमीटर होता है, परसेंटेज में मैं H की वैल्यू बहुत छोटी ले ली, किससे? अर्थ के रेडियस से। तो क्या आप यहां बाइनोमियल लगा सकते हो? लगा दो जरा बाइनोमियल, बता दो भाई G एट H हाइट क्या बन जाएगा? G एट सरफेस 1 माइनस 2H बाई RE। ये फार्मूला भी आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं,
और ये फार्मूला लगाते समय ध्यान रखें कि ये तभी लगाएंगे जब h की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो। ये हमेशा लगेगा। आगे देखिए, अगर आपको सरफेस पर नहीं, हाइट पर नहीं, अगर आपको डेप्थ यानी डी गहराई नीचे जाकर अगर आपको इस पॉइंट पर जी की वैल्यू पता करनी है तो उसका क्या फार्मूला होगा? जी एट डेप्थ का फार्मूला होता है जी एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर ई। ये फार्मूला आपने को याद रखना है। डी क्या है? सरफेस से कितना नीचे जाकर आप चेक कर रहे हो, ठीक है। डी ध्यान रखना, डी क्या है? डी सरफेस से डेप्थ है। आर ई आप जानते ही हो, जी एट सरफेस आपने लिखना सीखा ही है, तो ये फार्मूला आपने को जी एट डेप्थ का ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखें। कई बार हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि कितना हाइट ऊपर जाए ताकि 10%, 5%, 2% चेंज हो, फ्रैक्शनल चेंज दे देते हैं। कितना डेप्थ नीचे जाए ताकि जी की वैल्यू में 3% का चेंज हो। तो भाई अगर आपसे कभी फ्रैक्शनल चेंज के लिए आ जाए तो आप याद रख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी। हाइट के लिए अगर लिखना हो तो 2h बाई आर ई। डेप्थ के लिए अगर ये फ्रैक्शनल चेंज लिखना हो डेल्टा जी बाई जी तो आप ध्यान रखें डी अपॉन आर ई, ठीक है भाई। अगर परसेंटेज में लेना हो तो आप यहां 100% लगा दो, यहां 100% लगा दो। ऐसे इसमें भी कर सकते हो 100%, 100%। ये कब लगाओगे? हाइट वाले केस में, और ये कब लगाओगे? डेप्थ वाले केस में। होप सो आपको याद रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये डेप्थ वाले, हाइट वाले फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। आगे हम देखेंगे इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बाद में हम शेप के बारे में भी देखेंगे। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। अर्थ का अगर मेरे को ओमेगा लिखना हो तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और अर्थ का आप रोटेशन का टाइम पीरियड जानते हैं 24 आवर्स। आप इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, अर्थ के सरफेस पर यहां अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो ये पॉइंट भी क्या कर रहा है? इस रोटेशन के साथ साथ, अर्थ के साथ साथ चिपका चिपका ये पॉइंट भी घूम रहा है। और भाई अगर ये पॉइंट घूम रहा है, इसका सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो इसको एक सूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप पकड़ के उसको सर्कल में घुमा रहे हो तो बाहर की तरफ उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ? एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इस मास को भी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा, अर्थ इसको कहां खींच रही है? सेंटर की तरफ। तो अगर एक बाहर की तरफ कोई फोर्स लगेगा और अर्थ का काम है सेंटर की तरफ खींचना, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो होगा वो हमारे इस अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। आप ध्यान से देखिए, इसका एक कंपोनेंट होगा जो इस अट्रैक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो इस रोटेशन की वजह से इस g की वैल्यू में जो कंपोनेंट कम होता है वो क्या होता है? आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? इस पॉइंट का यहां से एंगल, लैटिट्यूड एंगल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो बताइए जरा, इस पॉइंट पर इफेक्टिव जी की वैल्यू कितनी हो गई रोटेशन की वजह से? इफेक्टिव जी हो गया जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इफेक्टिव जी की वैल्यू होती है, ये देखिए। अच्छा, अगर मैं ये पॉइंट यहां सरफेस पर ले लेता इक्वेटोरियल पर, तो देखो जरा, इक्वेटोरियल वाले के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाती? 0। तो आप इक्वेटोरियल के लिए अगर ये लिखना होता तो क्या लिखते बताइए जरा? यहां इफेक्टिव जी अगर लिखना होता तो कैसे लिखते? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती तो कॉस 0 1 होता है ना। पोल के लिए लिखना होता तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती? 90। तो ये टर्म ही नहीं आता, ये सारा का सारा टर्म गायब हो जाता है ना। तो देखो, यहां पर रोटेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जबकि यहां पर रोटेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं। अरे ये टर्म ही गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ती है, क्योंकि ये टर्म ही नहीं आता। याद रहेगा ये, ठीक है। कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताओ इफेक्टिव जी की वैल्यू 0 कर दें अगर हम, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? अरे इसको 0 रख दो इक्वेटर में, तो क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू आर ई ओमेगा स्क्वायर होगा। आर ई को नीचे ले जाओ, ओमेगा की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो ये फार्मूला अपने को याद रखना है, इफेक्टिव जी ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं शेप की वजह से। देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इक्वेटर और पोल, इन दोनों के अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये रेडियस सेम नहीं होते, क्योंकि अर्थ परफेक्टली स्फेयर नहीं है। आप सबने ये बात पहले भी सुनी होगी कि अर्थ का ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस अलग होता है। अर्थ थोड़ी सी चपटी है,
इस रेडियस और इस रेडियस में लगभग 21 किलोमीटर का फर्क होता है। तो बेटा अगर रेडियस ज़्यादा है तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इनवर्स है, देखिए फार्मूले में। तो इक्वेटर पर शेप की वजह से जी की वैल्यू क्या होती है, कम। किसके कंपैरिजन में, पोल के कंपैरिजन में। याद रखें, पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पर पोल की वैल्यू जी की वैल्यू कम होती है। तो आगे हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए बनाई गई। और क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, देखिए जरा। पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा यू से दिखा रहे हैं। क्या होती है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कहीं पर भी फील्ड में निकालना है तो आपको उस फील्ड में बाहरी आदमी ने किसी बॉडी को रखने में जो काम किया हो, उस फील्ड में उसको मेंटेन रखने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ हो, वही उस फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में आप चार्ज रखते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप यहां पर कोई मास रखना चाहते हो, अर्थ तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन अगर तुम उसको यहीं रखना चाहते हो और तो आपको काम करना पड़ेगा, और वही काम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जैसे इस पेन को अगर मेरे को यहां रखे रहना है, अर्थ तो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो अगर मैं इसको यहां रखे रहना चाहता हूं तो मैं जितना वर्क करूंगा वही इस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ग्रेविटी, mg, नीचे की तरफ जो इस पेन पर लग रहा है। तो आप mg का वर्क डन लिखो, बस उसके आगे माइनस लगा दो, वो भी किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। कहने का मतलब है या तो आप एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखो और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दो, या आप कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखो, उसके आगे माइनस लगा के, तो भी वो किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। यानी अब सीधा सीधा एक फार्मूला याद कर लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लिखो या माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव लिखो। अगर आप ये लिख लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अर्थ के आसपास अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर आप इसके फील्ड में कोई एक स्मॉल एम मास रखना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। भाई हम वर्क लिखेंगे कैसे, बाहरी आदमी कितना काम करेगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आपको लिखना पड़ेगा। वर्क लिखने का तरीका क्या है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स डॉट डी आर वेक्टर, और ये फोर्स वेरिएबल है, जैसे जैसे आप आर बदलेगा फोर्स बदलेगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे करके कुछ लिखेंगे, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, और यही जो वर्क हमारा आने वाला है, यही वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है, अभी बार बार बता रहा हूं, यही पोटेंशियल। अच्छा, जब कभी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी कभी एक पॉइंट पर आप नहीं बता सकते, आपको 2 पॉइंट चाहिए होंगे जिनका डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी। जनरली जब हम एक पॉइंट पर लिख रहे होते हैं तो हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो, रेफरेंस जिसको बोलते हो आप। जैसे mgh लिखते थे ना अपन, तो mgh के लिए शुरुआत में तो रेफरेंस लाइन चाहिए ना जीरो वाली, तो आप कहीं पर रेफरेंस ले सकते हो। तो हम जनरली यहां पर रेफरेंस लेते हैं इन्फानाइट पर, क्योंकि इन्फानाइट पर कोई फोर्स नहीं, अट्रैक्शन लगेगा, और वहां पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल सकते हो, जीरो बोल सकते हो। ठीक है। तो भाई यहां पर एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया, एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया होगा इन्फानाइट से लाया होगा, क्योंकि इन्फानाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, और कहां पर रखा उसने, आर पर। जिस रेंज का, जिस डिफरेंस का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, आप उसी के हिसाब से इसमें लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं 2 मास सिस्टम के लिए, देखिए यहां पर हमने मास लिया m1 और m2, इनके बीच का सेपरेशन ले लेता हूं r। तो भाई ये m1 m2 तो आपस में चिपकना चाहेंगे। अगर आपको इसको बनाए रखना है r दूरी पर, तो आपको तो काम करना पड़ेगा, यानी आपको अगेंस्ट इनको पकड़े रहना पड़ेगा। और सर अगर हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ वहां पर एनर्जी होगी। तो 2 मासेस के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फार्मूला अपने को याद रखना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई r। ये 2 मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी 2 पॉइंट मासेस अगर r सेपरेशन दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी अपने को ध्यान रखनी है माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई r। अच्छा, अगर आपके सामने 2 मास के बजाय हमें 3 मास रखने हो ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे, तो आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखेंगे, तो भाई इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको पेयर देखने पड़ेंगे।
कि कितने इंडिपेंडेंट पेयर बन रहे हैं। क्योंकि अगर एक अकेला मास हो तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लेकिन अगर उसके बगल में कोई मास रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तीसरा लाओगे तो इन दोनों के अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो भाई इस सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हैं माइनस जी m1m2 डिवाइड बाई आर, माइनस जी m2m3 डिवाइड बाई आर, माइनस जी m1m3 डिवाइड बाई आर। देखिए जितने इंडिपेंडेंट पेयर बन रहे हैं, पहले इसका पेयर बना लिया, फिर इसका पेयर बना लिया, फिर इसका पेयर बना लिया। ठीक है, यही तो पेयर्स बन रहे हैं। तो इन तीनों पेयर्स के लिए हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, और सब माइनस में लिखने हैं, इसलिए हमने इस तरीके से इनको ऐड करते हुए हमने इनको लिखा है। तो जितने भी, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि हमने एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मासेस रखे हुए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनाइए, तो आपको क्या लिखना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, जितने इंडिपेंडेंट पेयर बनते हो उन सारे पेयर्स की एनर्जी को आपको जोड़ना है। और एक पेयर के लिए लिखना कैसे है, जी माइनस जी m1m2 डिवाइड बाई आर। देखिए जस्ट अभी आपने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अब हमें समझना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेटा अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ आती है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत आसान लगेगा आपको। कैसे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर मास को ही कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे यहां देखिए हमारे पास एक कैपिटल एम मास है, इसके फील्ड में अगर मैं यहां पर कोई एक टेस्ट मास लेकर रख दूं तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच का सेपरेशन ले लेता हूं आर। क्या यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी सर। और अगर उसी पोटेंशियल एनर्जी में मैं इस टेस्ट मास को डिवाइड कर दूं तो बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसकी वजह से? इस कैपिटल एम मास की वजह से। यानी क्या लिखेंगे आप जरा देखिए इसको, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई स्मॉल एम नॉट। ये एम नॉट खत्म हो गया। तो किसी एक पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, जी एम डिवाइड बाई आर माइनस के साथ। ठीक है, तो इस कैपिटल एम मास की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, माइनस जी एम बाई आर। इसमें केवल वही मास आता है जिसकी वजह से हम पोटेंशियल लिख रहे होते हैं, जबकि एनर्जी में जब आप लिखते हैं तो आपको दोनों मास देखने को मिलते हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं आपको हम पोटेंशियल दे देंगे, एनर्जी पूछेंगे, मास को प्लेस कर देंगे, तो बस आपको क्या करना है, मास को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड पोटेंशियल वी। देखिए हम सभी लोगों ने अभी जस्ट देखा कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव होता है। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस वर्क को कैसे लिखा जा सकता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बताइए जरा, या क्या यहां से कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस डी यू बाई डी आर। क्या ये फार्मूला आपने वर्क पावर एनर्जी में भी देखा था? ये सेम फार्मूला आपने वहां पर भी देखा था। अच्छा, इस फार्मूले में मैं दोनों तरफ ही प्लेस्ड मास यानी टेस्ट मास जिससे मैं टेस्ट करता हूं उसको मैं डिवाइड कर दूं, तो बताओ जरा, एनर्जी पर मास क्या बन जाता है, पोटेंशियल, और फोर्स पर मास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, जिसको आप जी बोलते हो। तो ये रिलेशन अपना क्या बनने वाला है, जी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और जी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। इसको आप एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें जरा, माइनस, और यहां पर लिख सकते हैं डेवर ओवर डेवर एक्स आई कैप, डेवर ओवर डेवर वाई जे कैप, डेवर ओवर डेवर जेड के कैप। ठीक है, और बाहर वी लिख दें। ये इसका पूरा का पूरा वेक्टर एक्सपेंशन हो गया। कई बार हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें जरा, माइनस एक सिंबल बना देते हैं डाइवर्जेंट का सिंबल और वी लिख देते हैं। यानी ये जो सिंबल आपके सामने दिख रहा है इसका ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी अपने को याद रखना है। आगे हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं ड्यू टू रिंग। देखिए हमारे पास यहां पर रिंग है कैपिटल एम मास की। ये देखिए हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग का रेडियस है आर। तो अगर हम इसके सेंटर पर पोटेंशियल मान लीजिए लिखना चाहते हैं, ओ पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। इस पूरे मास की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो तो जुड़ेगा, और ये जो टोटल मास है क्या वो इस ओ से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है? अगर आप इस रिंग के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करें तो भी आपको क्या पता चलेगा कि हर टुकड़ा इससे कितना डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी टोटल मास एम जो कि आर डिस्टेंस दूर है डिवाइड बाई आर। ये कहां हो गया, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी की, सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सेंटर पे नहीं, रिंग एम मास की है, आर रेडियस है, लेकिन मुझे एक्सिस पर
पोटेंशियल लिखकर दिखाओ, और एक्सिस पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ P। इस P पॉइंट पर पोटेंशियल आपको लिखकर दिखाना है। तो भाई इस P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हर एक मास सेगमेंट से बताइए क्या ये डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, √r² प्लस x²। अब बताइए क्या इसका हर मास सेगमेंट इस पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है? बिल्कुल सर, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल इसका होगा -Gm, और इक्वल डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस x²। ये होगा सर पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। अच्छा, इसी केस में मैं इस P पॉइंट पर एक टेस्ट मास रख दूं m0, और बार बार जो मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और अगर वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ लूं मैं तो क्या करना बताओ, पोटेंशियल एनर्जी सर कुछ नहीं करना है, बस इस मास का मल्टीप्लाई कर देना है Gm, और जिस मास को रखा उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नीचे जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए, r² प्लस x²। ये आ गया सर पोटेंशियल एनर्जी। आगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखेंगे ड्यू टू स्फीयर। इसमें हम सबसे पहले हॉलो स्फीयर लेंगे। हमारे पास एक m मास का हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस r है। तो अगर मेरे को कहीं बाहर पोटेंशियल लिखना हो, यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर कहीं लिखना हो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फार्मूला होगा -Gm/r। लेकिन अगर सरफेस पर लिखना हो, यानी स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो, तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी -Gm/r। लेकिन अगर मुझे अंदर कहीं लिखना हो तो याद करिए अंदर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जहां फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और हमने अभी अभी एक रिलेशन देखा कि जो फील्ड है वो किसके बराबर होता है, वो फील्ड होता है -dv/dr के बराबर होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो वहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। तो अंदर हमारा जो पोटेंशियल होता है वो होता है कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू वही होती है जो वैल्यू कहां होती है, सरफेस पर। तो -Gm/r। इस बात को हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं कि देखिए एक एक्सिस पे हमने ले लिया r, एक एक्सिस पे ले लिया पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए ग्राफ नीचे बनाया। आप देखिए सेंटर से आगे बढ़ते जाइए, यहां यानी अंदर चलेंगे तो पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कब तक, जब तक स्मॉल r किसके बराबर ना हो जाए, कैपिटल R। उसके बाद फिर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी। कैसे, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के हिसाब से। ठीक है, तो ये ग्राफ भी अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत थका हुआ तो नहीं लग रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्फीयर है वो सॉलिड स्फीयर है। तो देखिए अगर सॉलिड स्फीयर है और बाहर चेक करना है तो एज इट इज जैसे पहले था, सरफेस पर चेक करना है तो बिल्कुल जैसे पहले था, लेकिन अब अगर अंदर चेक करना है तो अब अंदर कांस्टेंट नहीं है। अंदर जो पोटेंशियल का फार्मूला है वो अपने को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। उसका फार्मूला है V = -Gm/2r³ अंडर ब्रैकेट 3r² - r²। यहां स्मॉल r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, कि किस पॉइंट पर आप जाकर चेक कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कह दूं आप सेंटर पर ही चेक कर दीजिए, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -3/2 Gm/r। यानी सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के पोटेंशियल के वैल्यू के 3/2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम ग्राफिकली बनाना चाहें तो ये स्मॉल r कैपिटल R के बाद का ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा, लेकिन जो इनमें हमने ग्राफ पहले ऐसा बनाया था वो ऐसा नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अब V का R के साथ जो रिलेशन है वो पैराबोलिक रिलेशन है। तो अब हमारा ग्राफ बनेगा कुछ पैराबोला जैसा, यानी कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे, ये इतना पार्ट हमारा पैराबोलिक होगा यहां से लेकर यहां तक। सेंटर पर वैल्यू क्या होती है, -3/2, कहां की, जो सरफेस पर वैल्यू है। सरफेस वाला पॉइंट हो गया ये। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम लोग देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ। यानी हमारे पास एक बॉडी है जो अर्थ पर है, तो अर्थ के सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो गई RE, यानी अर्थ का रेडियस। अर्थ का मास हम लेंगे ME। तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखने वाले हैं -Gme/m0/RE। ये होगी सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मान लीजिए मैं इसको सरफेस से कुछ h हाइट ऊपर ले जाऊं और फिर आपसे कहूं कि अब पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, तो सर अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है हाइट पर, वो पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है -Gme
एम नॉट डिवाइड बाई आर ई प्लस एच, क्योंकि हम इसकी देखते हैं सेंटर से डिस्टेंस। अगर हम आपसे कहते हैं बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा यू एच माइनस यू एस, यानी हाइट माइनस सरफेस वाला पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आपको यहां और यहां की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें जरा, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। और देखो स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। कैपिटल जी एम ई की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए ऐसे करके, प्रोडक्ट करके स्मॉल जी के टर्म में, तो आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एम जी एच और डिवाइड बाई 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई, कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको मिलेगा। अच्छा, अगर एच हमारा बहुत छोटा हो और आर ई हमारा बहुत बड़ा हो, यानी मैं बहुत ऊपर उठाकर बॉडी को नहीं ले गया, तो ये टर्म तो इग्नोर किया जा सकता है। इसीलिए आपने पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा होता है mgh। तो जो mgh आपने पढ़ा था वो इनकम्प्लीट फार्मूला है, उसके साथ आपको एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी कि h हमारा बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में। अदरवाइज तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज द एक्चुअल वे। आगे हम बात करेंगे सैटेलाइट मोशन की। यहां पर आप देखिए अर्थ के आसपास एक स्मॉल एम मास की सैटेलाइट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो भाई आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि अगर कोई भी बॉडी आसपास रिवॉल्व कर रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा, और इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अगर ये मान लीजिए यहां पर v वेलोसिटी से घूम रही है तो इसको चाहिए mv स्क्वायर बाई आर। आर इसका यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, और हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच एम ई एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहां एम ई अर्थ का मास है और स्मॉल एम सैटेलाइट का मास है। तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट जी एम ई डिवाइड बाई आर। और ये जो v है, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट आसपास घूम रही है, इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी जिस वेलोसिटी के साथ अर्थ के आसपास सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहां पर स्मॉल आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं h प्लस आर ई। एच क्या है सर, h है सरफेस से उस सैटेलाइट की हाइट, और आर ई क्या है, अर्थ का रेडियस। अगर मैं कह दूं कि बहुत ज्यादा हाइट पर सैटेलाइट नहीं रिवॉल्व कर रही है तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई डिवाइड बाई आर ई। ऐसे भी आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है आप इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। देखिए जरा कैसे टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी घूमता है 2 पाई आर अपॉन उसकी स्पीड। बोलिए निकाल सकते हैं क्या आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 2 पाई आर डिवाइड बाई स्पीड, तो सर अभी अभी हमने देखी क्या, जी एम ई डिवाइड बाई आर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर कर दीजिए जरा दोनों तरफ, तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, आर नीचे वाला आ जाएगा तो बन जाएगा आर क्यूब, और नीचे क्या बन गया अपने पास, जी एम ई। यहां से आप ये भी देख सकते हो कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ऐसा ही आप कैपलर्स थर्ड लॉ में आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा टर्म अपना क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है भाई, याद रहेगा ये। अच्छा, जो आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला लिखा, इसको आप स्मॉल जी के टर्म में भी लिख सकते हैं। स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई की जगह आप जी आर ई स्क्वायर रख दीजिए। देखिए जरा, आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला क्या मिल जाएगा, अंडर रूट जी आर ई। ठीक है, तो आप ऐसे भी ऑर्बिटल वेलोसिटी को याद रख सकते हैं। आगे देखिए, कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करती है उसके पास दो तरीके की एनर्जी एसोसिएटेड रहती है। एक तो उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो है काइनेटिक एनर्जी, और अर्थ के फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी तो जरूर होगी सर। तो ये जो टोटल एनर्जी है, कौन कौन, काइनेटिक एनर्जी प्लस उस सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इस दोनों एनर्जी को जोड़ दूं तो ये टोटल एनर्जी होती है रिवॉल्विंग सैटेलाइट की, और इसी टोटल एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो आइए जरा एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी सर, होती है हाफ एम बी स्क्वायर, और v अभी अभी आपने देखा, इसी को तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जरा वैल्यू रख दीजिए v की,
हाफ m और v की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा g me m डिवाइड बाई r। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रहेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है भाई, याद रखना है इसको। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी होगी? तो आंसर है सर पोटेंशियल एनर्जी तो हम लिख ही लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास डिवाइड बाई आर। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। आइए जरा टोटल एनर्जी लिखते हैं। टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कर दें तो आपको मिलेगा माइनस हाफ जी एम ई एम डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है, ये बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है। यहां अच्छा ध्यान से देखिए, हाफ जी एम ई एम अपॉन आर को तो काइनेटिक एनर्जी कहते थे, तो क्या हम इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं? टोटल एनर्जी होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी इसके आगे अगर माइनस लगा दो तो यही टोटल एनर्जी बन गया, या हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये रिलेशन भी अपने को ध्यान रखना है। आगे हम लोग समझेंगे एस्केप वेलोसिटी। देखिए, अर्थ के सरफेस से अगर मैं कोई m नॉट मास की बॉल लूं और उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दूं, इतनी वेलोसिटी दे दूं कि वो फिर अर्थ के फील्ड से बाहर ही हो जाए, एस्केप कर जाए, भाग जाए, फिर फील्ड पर कभी वापस ना आए, यानी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, और वहां तक पहुंचाना है तो वहां काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, एस्केप करा दो उसको फील्ड से। तो भाई यहां से एक बॉल को उछालते हैं और उसको v वेलोसिटी देते हैं। भाई अगर आप उसको v वेलोसिटी दोगे तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी कितनी एसोसिएटेड होगी? तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी हाफ एम बी स्क्वायर। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है? हाँ है। कितनी है? माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई। और उसको यहां से इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो कहां पहुंच जाए? कहीं इन्फानाइट पे, जहां उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाए। बोलिए, तो मुझे बताइए, इन्फानाइट पर जब वो पहुंच गया तो वहां उसकी टोटल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। और अभी उसकी टोटल एनर्जी आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? क्या अभी की टोटल एनर्जी और इन्फानाइट की टोटल एनर्जी बराबर होनी चाहिए? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। यहां पर करते हैं जरा इसको बराबर। तो अभी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम सम कर दें, और इन्फानाइट पर टोटल एनर्जी का सम है जीरो, इनको अगर बराबर कर दें तो हमें वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा अंडर रूट 2 जी एम ई बाई आर ई। और यही वेलोसिटी है जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं भाई हम इसको? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, यानी एस्केप वेलोसिटी लाने के लिए आपको यहां की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किसके बराबर करना है? जीरो के बराबर। ये जीरो कब होगा इन दोनों का सम? बिल्कुल सर, इन दोनों का सम जीरो तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कैसा हो? बराबर हो। साइन तो देखो, ये तो प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो दोनों का सम जीरो तभी हो सकता है जब दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हों? बराबर हो। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू बड़ी रहे और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू छोटी रहे तो डेफिनेटली एस्केप कर जाएगा, क्योंकि आपने इसका मतलब ज्यादा वेलोसिटी दे दी, उसको एस्केप से भी ज्यादा वेलोसिटी दे दी, तो अर्थ से बाहर ही जाना, उसको फील्ड से बाहर ही जाना। लेकिन अगर आपने लेस काइनेटिक एनर्जी दी है तो वो एस्केप नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ जाओगे आप इसको। आगे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सैटेलाइट आराम से अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रही है, और मैं कह रहा हूं कि आप उस सैटेलाइट को कुछ धक्का दे दो। या ऐसे सोचकर देखो, मान लीजिए इस सैटेलाइट ने पीछे की तरफ कोई रॉकेट या कुछ थ्रस्ट पीछे की तरफ लगाया, तो क्या इसकी वेलोसिटी रेज करने लगेगी? और भाई अभी इसकी वेलोसिटी है कितनी? ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? रूट जी एम बाई आर ई। और इसके वेलोसिटी अभी अभी आपने देखा रूट 2 जी एम बाई आर ई। दोनों में कितने का फर्क है? अगर हम दोनों में ध्यान से देखें तो जो इसके वेलोसिटी है वो रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी है। यहां एक बात का ध्यान दो, इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स है, और रूट 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होती है? 1.41 समथिंग वैल्यू होती है। तो अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी में 41%, परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं, अगर 41% आप रेज कर दो तो ये जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिटिंग के बजाय क्या कर जाएगी? एस्केप कर जाएगी। ठीक है, याद रहेगा ये रिलेशन। आगे देखिए, मोशन ऑफ सैटेलाइट इन इलिप्टिकल पाथ। देखिए, अगर एक सैटेलाइट नॉर्मली अर्थ के आसपास सर्कुलर मोशन कर रही है विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट, लेकिन अगर आप इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ा दो, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि इसके वेलोसिटी से कम हो,
यानी जो हमारी v की वैल्यू हो, यहां पर हम इसको v मान लेते हैं, देखें जरा, इसको हमने v ले लिया, जो v की वैल्यू हो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा हो, देखिए, लेकिन इसके वेलोसिटी से कम हो, तो क्या ये अर्थ के बाहर चली जाएगी, ग्रेविटी के फील्ड से बाहर चली जाएगी? नहीं, इसके से तो कम है। क्या ये सर्कुलर पाथ घूमेगी? नहीं सर, सर्कुलर पाथ तो तब घूमेगी जब हम इसको किसके बराबर रखेंगे, जब हम इस v की वैल्यू को ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर रखेंगे, लेकिन हमने तो v की वैल्यू को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी बढ़ा दें लेकिन एस्केप से कम रखें तो इसका पाथ जो हो जाएगा वो इलिप्टिकल पाथ होने लगेगा, और ये अर्थ है, अर्थ उस इलिप्स के, अर्थ का जो सेंटर होगा उस इलिप्स के एक फोकस पर सिचुएटेड होगा, ठीक है। अच्छा, आगे सोचकर देखिए, ये जो सैटेलाइट जो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिटिंग कर रही है, अगर मैं इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को घटा दूं तो भी इसका पाथ इलिप्टिकल होगा, और तब भी कुछ ऐसे इलिप्स बनेगा, ये देखिए कुछ ऐसे इलिप्स बनेगा, और जो हमारा अर्थ है वो हमारा कहां रहेगा, एक फोकस पर सिचुएटेड रहेगा इस इलिप्स के पाथ पर। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू अगर बढ़ा दो तो भी इलिप्स बनेगा, और अगर घटा दिया तो भी क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। लेकिन अगर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू, यानी इस वेलोसिटी की वैल्यू इतनी बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, इसकी वैल्यू आपने इसके वेलोसिटी के बराबर ही कर दी, तो क्या करेगा ये सैटेलाइट पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ इस फील्ड से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इस वेलोसिटी की वैल्यू इसके से भी ज्यादा कर दी, तब भी अर्थ से बाहर तो जाना ही है, लेकिन अब की बार पाथ इसका होगा हाइपरबोला। कैसा पाथ होगा, हाइपरबोला। यहां पाथ कैसा होगा, पैराबोला, और यहां पाथ कैसा होने वाला है, दोनों केस में इलिप्स। ये ध्यान रखना अपने को। तो आगे हम लोग बात करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे। देखिए यहां पर केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ में ने बताया कि जितने भी प्लेनेट हैं वो सब एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, और सन हमारा उस इलिप्स के दोनों में से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड रहता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। यानी ऑर्बिटिंग पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है, ठीक है, सर्कुलर नहीं है। कैसा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। यह बात अपने को ध्यान में रखनी है। और देखो, इलिप्स में ये जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, ये जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। यहां के अगर हमसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट कितने होंगे तो हम कहेंगे -AE,0, और यहां के कोऑर्डिनेट होते हैं +AE,0। AE और B यानी ये जो लेंथ है इनमें रिलेशन भी होता है मैथमेटिकली, ठीक है। अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केपलर का सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। ये लॉ ऑफ एरिया क्या है, केपलर ने बताया सन से प्लेनेट को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। जैसे घड़ी ऐसे स्वीप करता हुआ जाता ना, घड़ी का सुई, वैसे ही ये जो वेक्टर हमने यहां पर बनाया है ये इक्वल टाइम पर इक्वल एरिया स्वीप करेगा। यानी इसकी एरियल स्पीड जो होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अगर यहां पर एरिया ए स्वीप करा है और टाइम टी लिया है तो आगे टी टाइम में कितना एरिया स्वीप करेगा, ए एरिया ही स्वीप करेगा। एरियल स्पीड को हम ऐसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2, ठीक है। यानी सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, और अगर ज्यादा टाइम लेगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। एरियल स्पीड कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। केपलर के सेकेंड लॉ का एक और फॉर्मेट अपने को ध्यान रखना है। ये जो dA/dt होता है ना, ये ½ L/m के बराबर होता है। और भाई dA/dt क्या है, कांस्टेंट, तो ½ L/m भी क्या होगा, कांस्टेंट। और यहां L है अपने पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो भी प्लेनेट आसपास रिवॉल्व करते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अभी कोई प्लेनेट यहां पर है और v1 स्पीड से है, और फिर मान लीजिए वही प्लेनेट यहां पर है उसकी स्पीड v2 है। देखिए जरा, यहां पे स्पीड मैंने ले ली v2, यहां स्पीड ले ली v1, और ये डिस्टेंस है r1 और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है r2। तो मैं कैसे लिख दूंगा, m, देखना जरा, m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2। तो मैं एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। ये जो r1 है, ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिगी।
और जो ये फारदेस्ट डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं अपोजी, जिसको हम R2 से यहां लिख रहे हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए आप, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2 सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू के बराबर होता है। R1 क्या है? R1 ये डिस्टेंस है और R2 हमारी ये डिस्टेंस है। ये जो प्लेनेट आसपास घूमते हैं इनकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है जब ये इसके क्लोज होते हैं, यानी जब ये यहां पर R1 सेपरेशन पर होगा तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और जब ये सबसे दूर होता है तो इसकी जो स्पीड होती है वो उस केस में मिनिमम होती है। ये v वेरिएबल है, बदलता रहेगा, बट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी यहां सबसे ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी यहां सबसे कम। ठीक है, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स के अंडर मोशन हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केपलर के थर्ड लॉ पर। केपलर का थर्ड लॉ बहुत ही आसान है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। केपलर ने कहा प्लेनेट के रिवॉल्व करने में जो टाइम लगता है अगर उस टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। बस इसी पॉइंट को आप ध्यान रखिए, यही है केपलर्स का थर्ड लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे डबल स्टार सिस्टम के बारे में। देखिए, अगर किसी गैलेक्सी में दो ही स्टार हैं M1 और M2 और वो किसी R सेपरेशन पर सिचुएटेड हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, Gm1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और ये दोनों मासेस अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप सेंटर ऑफ मास पता कर लीजिए और फिर इनके पास ये रिवॉल्व करेंगे तो इनके रिवॉल्व करने का जो ओमेगा होता है वो दोनों का ही सेम होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता है। तो इन दोनों मासेस का जो ओमेगा होता है उसका फार्मूला अपने को ध्यान रखना है, Gm1 M2 डिवाइड बाई डी क्यूब, और यहां पर D है इन दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन। ये जो D है इन दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, कई बार हमारे सामने डबल स्टार के बजाय हमें बोल दिया जाता है तीन तीन मासेस है और ये सब क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, इस मास पर नेट फोर्स कहां लगेगा? सेंटर की तरफ। तो सबसे पहले आप नेट फोर्स निकालिए और ये जो नेट फोर्स होगा यही नेट फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देना है, उससे आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर आपसे ओमेगा पूछा जाए तो V इज इक्वल टू R ओमेगा लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट भी अपने को याद रखने हैं। तो भाई इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सर जियो स्टेशनरी, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी अर्थ के रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट रेस्ट पर है उसको हम कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पज से यूज की जाती हैं। ये सैटेलाइट हमेशा इक्वेटर प्लेन पर ही रिवॉल्व करती हैं और इन सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर्स। यानी जो अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वही इन सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन रहता है। इसीलिए अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा कैसी रहती हैं? रेस्ट में रहती हैं। ये अर्थ के सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर रिवॉल्व करती हैं। टाइम पीरियड का आर के साथ यहां पर हमने रिलेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई आपने इस वीडियो में हर एक पॉइंट का फार्मूला देखा और उस पॉइंट पर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म अपने को याद रखना था उसको आपने देखा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो तो उसके लिए अलग वीडियोज हैं, आप उनको देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।